हाय एवरीवन। सो आज हम पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ेंगे। मैंने नोट्स और कुछ इमेजेस के यूज से एक नोट्स तैयार कर लिया है। मैं आगे इसमें बताते हुए चलूँगा और समझाते हुए चलूँगा कैसे क्या हुआ था सारी चीज़ें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बाइपोलैरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है। तो बाइपोलैरिटी मतलब दो पोल यानी दो धड़े। यहाँ पर दो धड़े का मतलब है एक यूएस, एक यूएसएसआर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो दुनिया में दो पोल्स मेजरली निकल के आए, एक यूएस और एक यूएसएसआर। अब ये दोनों पोल जब निकल के आए पूरी दुनिया में तो इन्होंने क्या किया इन्होंने स्टार्ट किया दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस पहुंचाना। मान के चलिए ये है दुनिया, इसको वर्ल्ड कह देते हैं, वर्ल्ड। और ये है यूएस और यू है यूएसएसआर। ठीक है, ये बाकी का वर्ड है। ठीक है, अब इन दोनों में एक होड़ मची कि कौन कितना इन्फ्लुएंस कर पाएगा। उनमें से एक शहर था बर्लिन, जो कि जर्मनी में एक शहर था। इधर इसके पड़ता है यूएसएसआर जो कि है ईस्ट में, और इधर पड़ता है यूएस जो कि है वेस्ट में। तो ये मान के चलिए बर्लिन है। अब इन दोनों में क्या शुरू हुआ कि कौन कितना इन्फ्लुएंस कर पाएगा। ये अपना कैपिटलिज्म हर जगह फैलाना चाहते थे, अपना कम्युनिज्म हर जगह फैलाना चाहते थे खास करके ये जो बाकी के देश हैं ये इनके अंडर रहे और इनके नीतियों के हिसाब से चले। तो जहाँ तक ये यूएस बर्लिन में इन्फ्लुएंस पहुंचा पाए वहां तक ये पहुंचा, उन्होंने पहुंचाया। जहाँ तक यूएसएसआर पहुंचा पाया वहां तक यूएसएसआर ने पहुंचाया। फिर क्या किया दोनों ने, वहाँ के लोगों ने, और कह सकते हैं इन्होंने एक बीच में वॉल बना दी। बर्लिन के बीचों बीच में एक वॉल बना दी। ठीक है, जिससे ताकि वेस्ट के लोग वेस्ट में रहें और ईस्ट के लोग ईस्ट में रहें और उनका अलग अलग इन्फ्लुएंस बनता है। लेकिन ये बर्लिन की वॉल वहाँ के लोगों को जब लगा कि हमें एक होना चाहिए, हम एक ही देश के लोग हैं, तो उन्होंने बर्लिन की वॉल ढहा दी। बर्लिन की वॉल ढह गई। तो हम बर्लिन की वॉल हटा के देते हैं तो पूरा बर्लिन, ये तो बर्लिन ही गायब हो गई। बर्लिन को बना देते हैं, पूरा बर्लिन यूनाइटेड हो गया। और बर्लिन की वॉल देख लेते हैं, ये है बर्लिन की वॉल। इस पे कुछ लोग चढ़े हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। ये रही बर्लिन की वॉल, शहर के बीचों बीच बनी है। और देखते हैं, ये है बर्लिन की वॉल को तोड़ दिया गया और इधर के लोग उधर जाने लगे, उधर के लोग इधर, और पूरा बर्लिन एक बार से फिर से यूनाइटेड हो गया। तो बर्लिन की वॉल गिरी थी 1989 में। इससे क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड का खात्मा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड क्या है यहाँ पर मैं समझाता हूँ। एक वर्ल्ड है जो यूएस से इन्फ्लुएंस है, यानी यूएस के अंडर है, और एक वर्ल्ड है जो यूएसएसआर के अंडर इन्फ्लुएंस है, और एक जो थर्ड वर्ल्ड है जो कि न्यूट्रल है, ये किसी का साथ नहीं देते। ठीक है, तो इनको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड, यूएस वाला लोगों को कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड, और जो कंट्रीज यूएसएसआर के अंडर इन्फ्लुएंस है उनको कहा गया सेकेंड वर्ल्ड। ठीक है, तो अब बर्लिन वॉल गिर गई तो धीरे धीरे इससे एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हुआ। जो यूएसएसआर है कमजोर पड़ता गया, एक समय आया कि वो टूट गया। तो इससे क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड जो था वो खत्म हो गया। दुनिया में सिर्फ एक ही वर्ल्ड बचा, फर्स्ट वर्ल्ड, जो कि यूएस से इन्फ्लुएंस था, यानी न्यूट्रल, जैसे इंडिया जैसे कुछ देश
जो कि बोल रहे थे कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में है, मतलब किसी किसी देश को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। इससे कोल्ड वॉर का भी एंड हुआ। कैसे? अब जब दो देश में कंपटीशन चल रहा है, आर्म्स रेस का, स्पेस रेस का, और जब एक देश ही नहीं रहा तो कोई कंपटीशन ही नहीं। इसकी वजह से कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, वही सोवियत यूनियन का टूट जाना। और इस पे इफेक्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ इंडिया पे इफेक्ट्स भी पड़े, वो हम बाद में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे कि हमने समझा तो कि यूएसएसआर और यूएस करके दो देश थे और दो वर्ल्ड थे, एक तीसरा वर्ल्ड था न्यूट्रल। ये सब है क्या? तो अभी यूएस को साइड करते हैं और थर्ड वर्ल्ड को भी साइड करते हैं और समझते हैं यूएसएसआर क्या था। ठीक है। यूएसएसआर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो कि 1971 में बना था। इनको किसने बनाया था? एक व्लादिमीर लेनिन करके एक वहाँ के लीडर थे। उनकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, मैं उनकी फोटो दिखा देता हूँ व्लादिमीर लेनिन की। ये है व्लादिमीर लेनिन। इनका जो साम्राज्य था, हम लोग कह सकते हैं, ये था 1917 से 1924 तक। ये पहले क्या थी, जो देश था यूएसएसआर, यूएसएसआर नहीं था, मतलब पहले कंट्री थी जिसके अंदर जो मोनार्की में थी, यानी इसमें राजा थे। तो व्लादिमीर लेनिन ने मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पे वहाँ पर रिवॉल्यूशन लाया और पहले लीडर बने यूएसएसआर के। ठीक है। फिर यूएसएसआर जब बना तो अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो कि एक मेन पॉइंट है। इट वाज द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू रिमूव कैपिटलिज्म एंड डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा एक अटेम्प्ट था कि कैपिटलिज्म को हटा, यानी पूंजीवाद को हटा के एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां पर इक्वालिटी के प्रिंसिपल हो, मतलब सब लोग इक्वल हो। ये नहीं कि कुछ लोग के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा अमीर है, कुछ लोग के पास कुछ पैसा नहीं तो गरीब है, मतलब एक खाई ना हो दोनों के बीच में। और ये सोवियत सिस्टम में क्या था कि ये एक पार्टी सिस्टम था, वन पार्टी सिस्टम, यानी कोई अपोजिशन नहीं। कोई अपोजिशन नहीं तो कोई इलेक्शन नहीं, कोई इलेक्शन नहीं तो कोई डेमोक्रेसी नहीं। और वो पार्टी थी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जब यूएसएसआर ने कुछ देशों को, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री हैं, उनको आज़ाद करवाया फासिस्ट फोर्सेस से, तो उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। और वो सारे मिलके सेकेंड वर्ल्ड कहलाए, जो मैंने भी आपको बताया कि एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, वो सारे मिलके सेकेंड वर्ल्ड कहलाए या सोशलिस्ट ब्लॉक कहलाए। ठीक है। और एक वार्सो पैक्ट उन्होंने बनाया जिसके अंडर ये सारी कंट्रीज एक साथ रहती थी, एक साथ थी। तो अब हम देख लेते हैं, ये है सोवियत यूनियन का झंडा और इसके अंदर इतनी कंट्रीज हैं। ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी 12 अभी 12 इसमें झंडे हैं, लेकिन टोटल कंट्रीज थी 15, जो कि यूएसएसआर के अंदर आती थी। वो भी हम देखेंगे नीचे कौन सी 15 कंट्रीज थी। ठीक है। अब जो एक लीडर के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसका जिक्र आया, तो एक लीडर और थे जो कि ये जोसेफ स्टालिन। इन्होंने यूएसएसआर का कमान संभाला 1924 से 1953 तक। ठीक है। इनको एक क्रेडिट दिया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताने का।
यूएसएसआर को। और ये बहुत मतलब इनके ऊपर बहुत सारे क्राइम भी बोले जाते कि अपने अपोजिशन के लोगों को मरवा देते थे, और काफ़ी चीज़ों उन्होंने किया है, इनके ऊपर ये भी आरोप है। तो हम इस टॉपिक में चलते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर बिकम द ग्रेटेस्ट पावर अलॉन्ग विद द यूएस। सो मैंने सोचा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ही धड़े निकल के हैं, यूएस और यूएसएसआर। ठीक है। इट इट इकोनॉमी वॉज मोर डेवलप्ड देन अदर वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस। मतलब इसकी इकोनॉमी काफ़ी मतलब काफ़ी डेवलप थी बाकी दुनिया के मुकाबले। लेकिन यूएस को छोड़ के यूएस बेशक बहुत मजबूत इकोनॉमी थी पहले से ही, और यूएसएसआर भी उससे कम्पीट करने में लगा था, लेकिन बाकी वर्ल्ड के मुकाबले में यूएसएसआर काफ़ी अच्छी इकोनॉमी थी। इट प्रोड्यूसेस पिन्स टू कार द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब है कि ये पिन से एक कार तक, मतलब एक छोटे से पिन से एक कार तक सब प्रोड्यूस करता था। ठीक है। तो मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक जीडीपी के लिए उस देश की मैन्युफैक्चरिंग बहुत मेन होती है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सही थी। बस ये था कि हाँ मतलब ये इनका क्वालिटी वेस्ट के तरीके नहीं था, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी थी। और उनका जो ओनरशिप था स्टेट का था, मतलब जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, जितने फार्म्स है, सब स्टेट कंट्रोल करता था, यानी सरकार कंट्रोल करती थी, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था। हम देखते हैं कि यूएसएसआर में कौन कौन सी कंट्री थी। मैंने बताया ना, यूएसएसआर में 15 कंट्रीज थे। पहली कंट्री थी रसिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ये 15 कंट्री मिलके ही यूएसएसआर को बनाया था। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से कि यूएसएसआर में क्या क्या दिक्कतें आनी शुरू हुई। ठीक है। अब कोई देश है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी शुरू होंगी। अब वो देश के लीडर्स पे डिपेंड करता है और देश की आइडियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कैसे वो उससे निकलेगा। तो अब यहाँ से क्या होता है, यूएसएसआर में कई फ्लॉज नजर आने लगे, और वो फ्लॉज यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के कारण बने। तो फ्लॉज कौन कौन से हम चलिए देखते हैं। अब क्या हुआ कि सोवियत यूनियन स्टेट कंट्रोल था, तो और एक पार्टी सिस्टम था, तो काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटियन बन गया। मतलब आम लोगों का वहाँ पर ज़्यादा सुनवाई नहीं होने लगी, नहीं थी, और डेमोक्रेसी नहीं था, तो वहाँ लोग अपनी आवाज़ खुल के नहीं रख सकते थे, सरकार से सवाल नहीं कर सकते थे कि ये क्या हुआ क्या नहीं। और जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने जो अलग अलग 15 देश के अ, नागरिक से जो एक डिमांड आ रही थी कि उनको कल्चर अफेयर अपना खुद संभालने दे, और कुछ अलग चीज़ें, कुछ और चीज़ें जो उनको खुद संभालने दे, उनका देश है, तो उसको उन्होंने इग्नोर किया, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। ठीक है। एक फिर क्या इसकी वजह से बाकी जो 15 देश है, 15 देश हम बोल रहे हैं रशिया को लेके, लेकिन रशिया ही मेन जो था, यूएसएसआर का मेन लीडर रशिया ही था, तो रशिया ही जो कर रहा था वो रशिया ही कर रहा था। तो बाकी के 14 देश में एक मतलब एक नाराजगी बढ़ने लगी कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है। तो पहली तो ये हुआ, पहला चलिए हम फ्लॉस लिखते जाते हैं, तो उससे हम लोग को थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या था क्या नहीं। ठीक है। अब हम फ्लॉस लिखते जाते हैं। पहला फ्लॉस, डिससेटिस्फैक्शन इन
कंट्रीज, सैटेलाइट कंट्रीज मतलब जो रसिया कह सकते हैं, जो यूएसएसआर ने कब्जा करे थे, मतलब जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगा। इसमें स्पेलिंग गलत हो सकती है तो उसको इग्नोर करिएगा। अब दूसरा देखते हैं। द रसिया वॉज डोमिनेटिंग इन यूएसएसआर, ये मैंने बताया। और यूएस के साथ आर्म्स रेस में, मतलब यूएस से यूएसएसआर मैच टू मैच यूएस टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। मतलब यूएस के साथ अगर अब मतलब वो दिखाने के लिए कि हम बड़े हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने उन दोनों के बीच में आर्म्स रेस शुरू हो गई। और इसका खामियाजा यूएसएसआर को काफ़ी भुगतना पड़ा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी भी मजबूत नहीं थी, क्योंकि सब स्टेट ओन था, तो उसमें काफ़ी एफिशिएंसी की कमी थी। तो इनकी इकोनॉमी में बर्डन आ गया, ताकि यूएसएसआर पे यूएस से ये लोग आर्म्स रेस में और स्पेस रेस में कम्पीट कर सकें। फिर एक और चीज़ भी, 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। मतलब हमला क्या, एक इन्वेजन कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि पाकिस्तान पे यूएस, उस समय यूएस का थोड़ा इन्फ्लुएंस था, तो उनको भी लगा कि अफगानिस्तान यूएसएसआर के नज़दीक है, तो यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान पे होना चाहिए। तो उन्होंने उस पर उनको अफगानिस्तान को इन्वेट कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जब किया तो एक और दिक्कत आ गई। अब ये कर हम लोग डाल सकते हैं, बोझ का इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता नहीं, कुछ कहते होंगे कुछ। आ, हाँ, बर्डन, बर्डन ऑन इकोनॉमी। ठीक है। अब मान के चलिए, हम एक यूएसएसआर मानते हैं, यूएसएसआर जैसा एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक फ्लॉ आया, डिससेटिस्फैक्शन का पहला फ्लॉ है। ठीक है। अभी दूसरा फ्लॉ आया, बर्डन ऑफ एक बर्डन ऑन इकोनॉमी। ठीक है। अब ये धीरे धीरे देखिए इस पर लोड बढ़ते जा रहे हैं। और अब सोवियत जो था, उसका जो लेट 1970s में था, इकोनॉमी काफ़ी वनरेबल हो गई, काफ़ी मतलब कमज़ोर हो गई। ठीक है। अब ये फोटो है, कुछ यूएसएसआर के लोग अफगानिस्तान को इन्वेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान के लोग खड़े होकर देख रहे हैं, उनके कंट्री को इन्वेट किया जा रहा है। यही एक एक वर्ल्ड अफेयर्स में एक यही रूल है कि अगर आप मतलब आप जितना भी पीस लविंग कंट्री हो, अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है। कोई भी आपको आके कुचल सकता है या आप पे कब्जा जमा सकता है, भले आप कितना भी कहते रहे आई एम पीस लविंग कंट्री। तो ये वर्ल्ड अफेयर्स में पावर ही मेन होता है। उस आदमी को नहीं छेड़ा जाता जो ताकतवर होता है, उसी को छेड़ा जाता है जो कमजोर होता है। ठीक है। तो अब उस समय अफगानिस्तान, उनको लगा कि अफगानिस्तान कमजोर है, उस पर इन्वेट कर देते हैं और वहाँ कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन यूएस ने फिर वहाँ पर तालिबान को बनाया, और तालिबान के लड़ाकों ने फिर इनसे लड़ाई करी, सोवियत के लोगों से, फिर उनको वहाँ से भगाया। ठीक है। फिर तालिबान तो रह गया वहाँ पर वो अलग कहानी है। ठीक है। फिर अब एक नया टॉपिक आता है, व्हाई डज सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो सोवियत यूनियन क्यों टूटा? तो पहला कारण तो वन पार्टी सिस्टम के बीच वजह से लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन की, हम वो बात खुल के रख नहीं सकते, डेमोक्रेसी है नहीं, वो सरकार से गुस्सा है तो किसी और को नहीं चूज कर सकते। इस तरह चीज, इनकी इनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसको खत्म कर रही थी।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को उनको ख़त्म कर रही थी। फिर इनके ऊपर एक वो भी था कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो यहाँ की कंट्रीज है, इनको एक डिससेटिस्फैक्शन था कि ये जो यूएसएसआर है ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है ताकि उनको मेंटेन कर सके। तो ये यूक्रेन और बाकी जो कंट्रीज थे उनके अंदर ये एक डिससेटिस्फैक्शन था। तो वो इस वजह से भी चाहते थे कि उनका पैसा किसी और को इन्फ्लुएंस करने में खर्च हो रहा है। तो ये एक दिक्कत है, ठीक है। और फिर जब 70 साल करीब कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया यूएसएसआर पे, 70 साल के करीब, ठीक है। जब ये 70 साल लोगों ने इनका रूल देखा पार्टी का, तो और फिर धीरे धीरे वेस्ट की चीज़ें भी इनको पता चलने लगी वहाँ के लोगों को। तो उनको एक शौक लगा कि हमसे तो बोला जाता था कि कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, कम्युनिज्म बहुत अच्छा है, लेकिन असली में डेवलप तो कैपिटलिस्ट वाले कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो कैपिटलिज्म में हो रही है, कम्युनिज्म में नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उनको इस 70 सालों से गलत बचाया जा रहा, तो इनके एक शौक के तरीके आए हम, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो थी ही, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, मतलब जितना ज़्यादा उनके पास जो इकोनॉमी में दिक्कत थी, और उस इकोनॉमी के पैसे को वो आर्म्स रेस, स्पेस रेस और अपने सैटेलाइट स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, इनएफिशिएंसी थी। सब चीज़ गवर्नमेंट ओन करेगी तो इनएफिशिएंसी सिस्टम में आ ही जाएगी। ये सब भी था। और मतलब एक काफ़ी चीज़ें थी कि वहाँ के जो आम आदमी थे, जो मिडिल क्लास मैन थे, उनसे कई गुना ऊपर, मिडिल क्लास से कई गुना ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो थे, जो पार्टी के थे, पार्टी ब्यूरोक्रेट्स। जिस स्पेलिंग काफ़ी खतरनाक है, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको ज़्यादा पावर्स थी और ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड थे। बल्कि कम्युनिज्म एक सिद्धांत पे चलता था कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे चलता था, और ये यहाँ पर उल्टा हो रहा था। एक ये दिक्कत आई, ठीक है। तो धीरे धीरे एक ये दिक्कत आई। अब हम इसके प्लॉट्स लिख लेते हैं ताकि एक याद रहे। सैटेलाइट स्टेट, बर्डन ऑन इकोनॉमी, यानी वीक इकोनॉमी, ठीक है। बर्डन इकोनॉमी, वीक इकोनॉमी, डिससेटिस्फैक्शन, in their own people। इस तरह कई सारे फ्लॉज आते गए और एक कारण बना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। उससे पहले भी कुछ बीच में चीजें हुई यूएसएसआर के टूटने से पहले, और इन सब प्रॉब्लम के आने के बाद, मतलब उस बीच में एक नेता है गॉर्बेचेव, ठीक है, मिखाइल गॉर्बेचेव। अब इन नेताओं के बारे में एक बार मैं सबके बारे में बता देता हूँ। तो ये निकिता करके हैं, ये उन्होंने राज किया 1953 से 1964 तक, ठीक है। इनका मेन क्या था कि इन्होंने वेस्ट के साथ कुछ पीस समझौता किया, वेस्ट के साथ पीस का समझौता किया, और हंगरी के रेबेलियंस को दबाया।
इनके ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनका तो मैंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर के समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जीत का श्रेय एक इनको जाता है, और एक अपने विरोधियों को मारने का श्रेय भी जाता है इनको। और ये वो है जो रेवोल्यूशन लेके आए थे, और यूएसएसआर जिन्होंने बनाया मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म की थ्योरी पे। और एक लियोनार्ड लियोनार्ड है ये, इन्होंने राज किया 1964 से 1982 तक। ठीक है, इनके अंदर आता है कि इन्होंने भी यूएस से थोड़ा यूएस से अच्छे संबंध बनाए, यूएस से रिलेशनशिप अच्छी करे। ठीक है, और दूसरा सजन, तो जब अफगानिस्तान पे इन्वेजन हुआ तो ये लीडर थे। अब ये आए हैं मिखाइल गोर्बाचेव, जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और इनका राज रहा 1982 से 1990, सॉरी एक मिनट, मुझे जरा इसे देखना पड़ेगा। इनका राज शायद 1995 से 1985 से 1991 तक रहा, जब तक यूएसएसआर नहीं टूटा। तो ये यूएसएसआर के आखिरी नेता थे। बोरिस याल्तिन जो है, बोरिस याल्तिन ये थे ये 1991 से 1999 तक थे। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया थे। जब यूएसएसआर टूट गया तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यही बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये यूएसएसआर के आखिरी नेता थे। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं गोरबाचेव ने क्या किया क्या नहीं, जिसकी वजह से यूएसएसआर टूटा। तो वैसे गोरबाचेव जब आए तो उनको उनको लगा कि हाँ ये सब कम्युनिज्म, ये जो हार्ड लाइनर्स हैं कम्युनिस्ट के, और ये स्टेट ओन सारी चीज़ें, वन पार्टी सिस्टम, ये सब गलत है, तो ये रिफॉर्म्स लाना चाहिए। तो इन्होंने दो रिफॉर्म्स लाए। पहला ग्लास नॉस्ट, दूसरा पेरेस्ट्रियोका। मैं गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ मे बी, आई डोंट नो कि सही प्रोनाउंसिएशन है। बस मैं लेकिन इनके बारे में बता देता हूँ। ये इनका ग्लास नॉस्ट का मतलब था ओपननेस, यानी कि सबको आज़ादी मिलेगी कि वो सरकार के बारे में बोल सकते हैं, उनकी बुराई कर सकते हैं। प्रेस प्रयोग का मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो स्टेट ओन चीज़ें हैं उनमें थोड़ा छूट देना, और वेस्टर्न के कैपिटलिज्म से प्रभावित होकर उनका थोड़ा सिस्टम, हाँ, अपने देश में लागू करना। ठीक है, ये रिफॉर्म्स वो चाहते थे लेके आए वो। बट ये रिफॉर्म्स तो अभी सुनने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, बट दे क्रिएटेड कंफ्यूजन। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ क्या हुआ। कि जब गॉर्बेचेव ये लेके आए, गॉर्बेचेव ये लेके आए रिफॉर्म्स, तो तब तक थोड़ा देर हो चुकी थी। जनता जो थी वो काफ़ी डिससेटिस्फाई थी। ठीक है, ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम से। ठीक है, सॉरी, मैं सही से लिख देता हूँ। स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा। तो इनमें काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन था,
पहले से ही ये सहते सहते ये बेचारे डिससेटिस्फाई हो चुके थे। तो अब गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स लेके तो आए, लेकिन इनको लगा कि ये जो प्रॉमिस किए हैं गॉर्बाचेव, ये प्रॉमिस काफ़ी स्लो डिलीवर हो रहा है, यानी ये जो रिफॉर्म्स हैं काफ़ी स्लो हैं। ठीक है। और वहीं जो इनके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, पार्टी पर्सन्स, उनको लगा कि ये अगर ओपननेस आ जाएगी और ये रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो ये कम्युनिज्म उनका खतरे में होगा और वो दिक्कत हो जाएगी। तो उनको लगा कि ये गोरबाचेव काफ़ी तेज तेज चीज़ें कर रहे हैं और उनके सारी जो पावर्स हैं वो और जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको लगा ये सारी चीज़ें फास्ट हो रही हैं। अब इन दोनों के बीच में गोरबाचेव फंस गए। ठीक है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, हो गया, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो ना अब यहाँ के लोग खुश हैं, ना उनके पार्टी के लोग खुश हैं। ठीक है। बट लेकिन लोगों को पता है कि कम्युनिज्म उतना अच्छा नहीं है जितना बताया जा रहा था, अभी लोगों के दिमाग में है। ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद, नेशनलिज्म ग्रू, मैनी रीजन वांटेड देयर इंडिपेंडेंस। जो 15 देश थे यूएसएसआर के अंदर, उनमें से कई देश के अंदर अपने एक देशभक्ति भावना आना शुरू हुई और वो आज़ादी की मांग करने लगे। ठीक है। फिर ये एक आखिरी पॉइंट, coup attempted failed and USSR collapsed। सो क्या हुआ कि जब गोर्बाचेव ऐसा कर रहे थे तो उनके पार्टी के जो लोग थे वो काफ़ी नाराज थे गोर्बाचेव से। ठीक है। तो गोर्बाचेव से नाराज होकर पार्टी के पीपल ने क्या किया, एक कूप यानी तख्ता पलट करने की कोशिश करी। ठीक है। कूप करने की कोशिश करी तो अब क्या हुआ, एक बोरिस यल्टिन करके ये जो नेता हैं जो भी दिख रहे हैं आपको, ये देखिए टैंक पे खड़े हैं, ये टैंक है और यहाँ पर प्रेस है और लोग हैं अगल बगल इनके, और ये भाषण दे रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बोरिस यल्टिन ने क्या किया, बोरिस ने वहाँ के लोगों के मदद से ये कूप को वो कर दिया, हाँ खत्म कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि बोरिस का जो समर्थन था लोगों के बीच में वो ज्यादा हो गया, यानी बोरिस यहाँ पर लोकप्रिय हो गए, पॉपुलर देन पॉपुलर देन गोर्बाचेव। ठीक। अब गोर्बाचेव से पॉपुलर हो गए और यहाँ पर इस हालत में, अब ये लेट 90s 70s की बात चल रही है, अब इस हालात में अभी यूएसएसआर का टूटने का हालात आ चुके हैं। तो क्या हुआ, अब यूएसएसआर टूट गया, सारे देशों ने इंडिपेंडेंस मांगना शुरू कर दिया और गोर्बाचेव ने ये सारे रिफॉर्म्स लाए। और एक मतलब गोर्बाचेव की वजह से लोग कहते हैं कि यूएसएसआर टूटा, तो उन्होंने थोड़ा एक, एक कड़ाई नहीं बरती लोगों में, यानी उनके रिवोल्यूशन को दबाने में। तो उन्होंने ये छोड़ दिया कि हाँ जिसको जो मन है, बाकी के जो नेशंस है जिनको जो मन है वो कर सकते हैं और वो अपना अपना फ्यूचर चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आ, ये फिर क्या हुआ, यूएसएसआर टूटना शुरू हो गया और यूएसएसआर टूटा। ठीक है। फिर अब हम शॉक थेरेपी के बारे में बात करते हैं। शॉक थेरेपी क्या था? ठीक है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जरा कि जब जो यूएसएसआर टूटा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ये मैंने कार्टून, ये इस तरह के जो कार्टून है मुझे थोड़ा सही पसंद आते हैं, काफ़ी चीज़ें बताते हैं, तो मैं उनको एनसीईआरटी से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। पहले कार्टून के लिए देख ही लेते हैं। तो आई एम अमेज्ड हाउ कुड सो मेनी सेंसिटिव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एडमायर अ सिस्टम लाइक दिस। ये कम्युनिज्म सिस्टम के बारे में बात कर रहा है।
I heard someone say the end of the Soviet Union does not mean the end of the socialism. Is that possible? मतलब सोवियत यूनियन तो खत्म हो गया, लेकिन सोशलिज्म हम कई देशों में देख सकते हैं। चाइना, नॉर्थ कोरिया, काफ़ी जगह है सोशलिज्म। तो वही ये बताना चाहती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक है। ठीक है, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन की। यूएसएसआर अब कुछ बदलाव हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो पहला फर्क था एंड ऑफ आर्म्स रेस। जब यूएसएसआर ही नहीं रह गया तो कौन सा कंपटीशन यूएस के साथ, तो आर्म्स रेस, स्पेस रेस सब खत्म हो गई, ठीक है। अब जब ये दूसरा वर्ल्ड खत्म हुआ तो एक पॉसिबिलिटी निकली कि दुनिया यूनिपोलर होगी, जबकि जिसमें सिर्फ यूएस पावरफुल होगा, या फिर मल्टीपोलर होगी जिसमें छोटे छोटे देश अ, निकल के आएंगे जो पावरफुल होंगे। तो उस समय तो यूएस ही पावरफुल रहा, तो यूएस की वजह से ये यूनिपोलर ही रह गया दुनिया, और यूएस की इकोनॉमी डोमिनेट करने लगी। यूएस इकोनॉमी डोमिनेट्स वर्ल्ड। अब इकोनॉमी डोमिनेट कर रही, तो इसका मतलब जो होना चाहिए वो यूएस के हिसाब से होगा आगे चल के। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में यूएस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया, और वहाँ पर यूएस की थोड़ा ज़्यादा चलने लगी। और जो कुछ ईस्ट यूरोपियन देश इनसे निकले थे यूएसएसआर से, वो नाटो या ईयू ज्वाइन करना चाहते थे, तो एक वो भी हुआ। Some European to join NATO और EU। EU मतलब यूरोपीय यूनियन, नाटो मतलब ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका ने बनाया था कुछ वेस्ट के देशों के साथ, ताकि ये यूएसएसआर या रशिया को काउंटर कर सके, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉफ्ट थेरेपी क्या है, ठीक है। अब सॉफ्ट थेरेपी आई क्यों, ये पहले चलते हैं, समझ लेते हैं कि चलिए मान लीजिए एक एक घर में 15 बच्चे, ठीक। ये एक साथ रहते हैं और इनका कंट्रोल इनके पापा रामू करते हैं, ठीक। अब रामू की मान लीजिए 10 हुए, तो अब ये 15 बच्चे अलग अलग हो गए। अब इनके ऊपर कोई नहीं है। अब इन 15 बच्चों पहली बार दुनिया में आए और अब दुनिया की चीज़ों से वाकिफ हो रहा है। अब रामू जब था तो इन सबको लीड करके इन सबको सही सब सारी चीज़ें बता रहा था कैसे क्या करना है, लेकिन अब ये नए नए आए हैं दुनिया में। अब इनको सीखना है और जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना है, क्योंकि अगर जल्द अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। तो ये या तो भुखमरी में चले जाएंगे, या तो दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। तो इनको जल्दी जल्दी अडॉप्ट करना है। तो अब इनके लिए शौक है कि मतलब अचानक से ये हुआ, तो अब इनको शौक है। अब इनके ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजें आने लगेंगे एक साथ, तो इनके लिए शौक है ये। तो हम शौक थेरेपी के बारे में जान लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में एक टॉपिक है। कलर चेंज कर देते हैं, काफ़ी देर से कलर है। कर लेते हैं ऑरेंज, कलर से ही होना जरूरी है। ऑरेंज कलर। अब शॉक थेरेपी क्या है? सडन चेंज फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। अब ये क्यों?
अब लोगों को पता चल गया था कि अब ये मान लो जो 15 देश निकले हैं, इनमें सबको पता है कि कम्युनिज्म से इनका काम नहीं चलने वाला है, तो इनको कैपिटलिज्म में ही शिफ्ट करना है। और दूसरा रीज़न ये है कि यूएस एक डोमिनेंट है पूरे दुनिया में, तो उसके इकोनॉमी हर जगह इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। तो अब उस वजह से भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस यूएस का आएगा ही। तो अब उनको कैपिटलिज्म में शिफ्ट करना है, अब ये अचानक से करना है, तो एक इनके लिए शौक ये हो गया। और शॉक थेरेपी ये था। और इंट्रोड्यूस्ड इन रशिया एंड अदर न्यू कंट्रीज, तो जो 15 देश थे उनसे उनमें ये इंट्रोड्यूस किया गया। और एंड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था मैन्युफैक्चरिंग हब्स पे और प्रॉपर्टीज पे, अब वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने लगा। तो एक ये अचानक से शिफ्ट किया है कि अब अचानक से गवर्नमेंट की चीज़ें प्राइवेट में जाने लगी, कहीं ना कहीं घपला होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये भी होने लगा। गवर्नमेंट बिजनेस सोल्ड टू प्राइवेट पीपल। प्राइवेट पीपल यानी जिनके पास काफ़ी पैसा था, तो वो गवर्नमेंट बिजनेस को सस्ते दाम पे खरीद ले रहे थे। ऐसा सीन एक गैंग ऑफ वासेपुर में भी है, जब वो क्या कहते हैं, अंग्रेज छोड़ के जाते हैं, तो जो कोयले खदान होते हैं वो काफ़ी सस्ते दामों पे बाकी लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं खरीद लेते हैं। वही यहाँ पर भी चीज़ हुआ। ओपन ट्रेड यानी फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इन्होंने अलाउ किया। पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या नहीं अलाउ था, यानी बाहर की कंपनियां नहीं आ सकती, और बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। जैसे भारत में भी पहले था कि बाहर से कंपनियां नहीं आ सकती, सब भारत की कंपनियां रहेंगी, और भारत से कोई भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो जब भारत काफ़ी कमज़ोर हालत में पहुंच गया था, तो मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लाके ये एफडीआई को लाया था कि हाँ, बाहर की कंपनियां आ सकती हैं और बाहर का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तब फिर भारत की इकोनॉमी थोड़ी सुधरी थी तब, ठीक है। तो एक ये चेंजेस आए। अब ये चेंजेस के बाद हम एक कार्टून देखते हैं। ये कार्टून में आप देख सकते हैं कि एक यूएसएसआर का शिप है जो डूब रहा है, और उससे कई सारे वो निकल रहे हैं, छोटे छोटे देश, ठीक है। अब ये एक टाइटैनिक का भी एक मेटा हो सकता है कि टाइटैनिक जब डूबा था, तो उसे उसको छोड़ छोड़ के कई छोटे छोटे बोट पे लोग भागे थे, तो वही यूएसएसआर का टाइटैनिक डूबा है, और उससे 15 देश अलग अलग छोड़ छोड़ के उसको निकले हैं, ठीक है। अब शॉक थेरेपी के बाद क्या प्रॉब्लम आई, अब इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। शॉक थेरेपी, अब ये तो पता चल गया शॉक थेरेपी क्या थी। अचानक से इतना चेंज हुआ, तो लोगों को मतलब ढलने में भी टाइम लगा, तो उससे कुछ दिक्कतें भी आई शॉक थेरेपी से। आ, अब ये देखते हैं, प्राइजेस रोज क्विकली, क्योंकि अब नया नया देश आज़ाद हुआ है, अब ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, और ना उसको कुछ पता है, अचानक से वो कैपिटलिज्म में कर रहा है सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग भी उनकी कुछ पता नहीं है, कुछ एग्रीकल्चर का पता नहीं, कुछ नहीं पता। तो जो उनके प्राइस थे, जो उनका प्राइस था, मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पता नहीं है, जो तो उनके जो प्राइस थे वो तो बढ़ना मतलब एक नॉर्मल सी बात थी, कुछ है ही नहीं वहाँ पर, तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही। अब जब मैन्युफैक्चरिंग ये सब कुछ बचा ही नहीं, मतलब सब इधर उधर हो रहा है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है,
तो वहाँ पर कई जॉब लॉस्ट हुई और गरीबी बढ़ी, वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ा। कुछ लोग अमीर बन गए जिनको ओलिगार्क्स कहा गया, और काफ़ी पावरफुल भी बन गए, अमीर और पावरफुल। ये वही लोग थे जो जब प्राइवेटाइजेशन के समय काफ़ी सस्ते सस्ते दामों में गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज खरीद लिए, और अमीर बनते चले गए और पावरफुल बनते चले गए। काफ़ी लोग सफ़र किए। जो पुराना कम्युनिज्म का सिस्टम था उसमें काफ़ी बुराइयां थी, लेकिन एक ये भी अच्छी चीज़ थी कि वो सबसे सही देखते थे जो कमज़ोर लोग हैं उनको, ताकि उनको एक खाना, एक एजुकेशन, एक हेल्थ का सब्सिडी मिले, ताकि वो एक मिनिमम लाइफ जी पाए। तो वो भी हट गई कम्युनिज्म के हटने से, और करप्शन और क्राइम बढ़ गया। ठीक है। अब इसमें ये जब ऐसा टूटा था तो एक एक इवेंट हुआ था वहां पर। उस इवेंट में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी उनको प्राइवेटाइज करने लगे। ठीक है। स्पेलिंग पे मैं जाएगा, हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो ये गवर्नमेंट फोर्सेस के द्वारा नहीं हो रहा था, ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा हो रहा था। मतलब जो मार्केट में जो लोग थे उनके मुताबिक हो रहा था। तो इसमें काफी पार्शियलिटी है। सॉरी। तो इसमें काफी पार्शियलिटी है। क्या हुआ कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे, फैक्ट्रीज थी और मैन्युफैक्चरिंग के जो हब थे, मशीनें थी, जो गवर्नमेंट से अब प्राइवेटाइज होने जा रही थी, अभी कौड़ियों के भाव लोगों को बिकने लगी। जो लोग थे, इसमें सबको शामिल होने के लिए गवर्नमेंट ने कूपन्स भी दिए थे, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या किया कि ब्लैक मार्केट में कूपन बेच दिए ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके और वो रोजमर्रा की जिंदगी बिता सके। और उस कूपन को यूज करके जो अमीर लोग थे उन्होंने काफी सस्ते सस्ते दाम पे, जब कंपटीशन ही नहीं खरीदने का तो काफी सस्ते सस्ते दाम पे उसको खरीदा। और इस इस चीज को कहा गया कि द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। मतलब इतने कौड़ियों के दाम पे भेजा गया कि इसको एक टैग मिल गया, द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री। ये रशिया में हुआ था कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ तो सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज प्राइवेट्स को जाने लगी। और जो ये सारी चीज़ें थी, सब्सिडीज थी, और जो सारी चीज़ें जो उन्होंने घसीट ली, तो वो लोगों को और दिक्कत देने लगी। जो गरीब थे और गरीब, उनके पास खाने पीने का भी दिक्कत होने लगा। वो ना उनके पास जॉब है ना कुछ है, उनके और दिक्कतें आने लगी। अब क्या हुआ कि अब ये नए नए जो देश बने हैं इनके पास अभी तो कोई दिमाग है नहीं ज़्यादा, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इनमें जो कई नेता थे वो वीक कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके, कई कई नेता तो 10 10 20 20 साल राज किए। जैसे कि सेंट्रल एशिया में कुछ देश थे, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने आप को 10 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, और फिर 10 साल के बाद फिर 10 साल अपॉइंट कर दिया। मतलब वो वीक कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठाया उन्होंने। और कुछ और देश थे जिसमें वीक कॉन्स्टिट्यूशन फायदा उठा के काफी सारी चीजें हुई। मतलब एक के बाद एक इतनी सारी चीजें गलत हुई यूथ के डिसीजन क्रिएट करने में। शॉक थेरेपी आई, शॉक थेरेपी के बाद जो दिक्कतें हुई वो आया, ये सब सारी चीजें आई। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो ये सब कंट्रीज जो
जब 2000 शुरू हुआ तो उस समय रिवाइव करना शुरू हुई। रिवाइव करना शुरू हुई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिवाइव करना शुरू हुई। क्यों? इस वजह से क्योंकि उनके पास ऑयल और गैस रिसोर्सेस थे, जिसको बेच बेच के उनकी इकोनॉमी बढ़ी। और जिनके पास गैस और ऑयल रिसोर्सेज नहीं थे, उनको जो उनके देश से जो पाइपलाइंस गई गैस और ऑयल्स की, उन पे रेंट मिला। इसकी वजह से वो आ, उनकी इकोनॉमी सुधरना शुरू हुई। तो धीरे धीरे जो 2000 की शुरुआत में ये सब इकोनॉमी इनकी सुधरना शुरू हुई। अब हम जानते हैं कि CIS क्या है। जो एक CIS हम एक इसका मेंशन NCERT में भी है। तो ये है इसका फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और ये बना था 8 दिसंबर 1991 में, और इस ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था 21 दिसंबर 1991 में। जैसे ही USSR टूटा तो उसके बाद कुछ कंट्रीज साथ आई, जो कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस थी। उन्होंने मिलके एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, ताकि ये एक दूसरे से शांति से कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे के बीच में जो जंग है उसको टाल सकें, और एक दूसरे की इकोनॉमी में हेल्प कर सके ट्रेड और बाकी चीज़ों से। तो इसके पहले फाउंडिंग मेंबर रसिया, यूक्रेन और बेलारूस थे। यूक्रेन ने बाद में इसे छोड़ दिया था। और बाद में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा और जॉर्जिया भी ज्वाइन हुए। जॉर्जिया ने बाद में इसको छोड़ दिया था। ठीक है, ये मैप है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का। आप देख सकते हैं रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह के सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। मेन पर्पस ऑफ CIS: पीसफुल cooperation after USSR breakup, avoid war between former Soviet countries, help in smoothing economic and political transition, coordinate on foreign policy, defense, trade, etc. यही मेन था इनका, कि एक दूसरे की मदद करें पॉलिटिकल ट्रांजिशन में, इकोनॉमिक ट्रांजिशन में और फॉरेन पॉलिसीज़ में। अब हम देखते हैं कि रशिया का क्या हुआ यहाँ पर। जब USSR टूटा तो रशिया एक उसका एक सकते हैं कि एक डिसेंट, मतलब जो वंस उसका उन्होंने रशिया ने कैरी किया, तो USSR के बाद जो मेन कंट्रीज़ निकली, 15 कंट्रीज़ निकली थी, तो लेकिन उनमें जो रशिया था वो मेन था। मोस्ट पावरफुल अमंग देम। ठीक है, तो रशिया ने अब बिकेम द बिगेस्ट कंट्री फ्रॉम द USSR। रशिया के पास बहुत सबसे ज़्यादा लैंड था, जो 15 कंट्रीज़ में जब वो टूटा USSR। उसने डेमोक्रेसी चूज़ की और कैपिटलिज्म चूज़ किया, ना कि कम्युनिज़म। और उसने भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखे, जो मैंने बताया था कि लार्जेस्ट गैराज सेल हुआ था और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, काफ़ी उनकी प्राइसेस बढ़े थे। लेकिन पावरफुल तब भी हो रहा क्योंकि उसके पास मेन गैस रिसोर्सेज और ऑयल रिसोर्सेज थे, जिससे उसकी इकोनॉमी बूम हुई। उसके पास इवन की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी रही, और ये एक मेजर पार्टनर रहा पूरी दुनिया में आर्म्स के लिए और पॉलिटिक्स के लिए। तो मतलब ऐसा है कि रशिया को एक साइड नहीं कर सकते वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसका भी मेन रोल है, और मिलिट्री में भी उसका मेन रोल है। उसके पास काफ़ी अच्छे हथियार और टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि वो यूज़ कर सकता है मिलिट्री अपग्रेडेशन और बाकी देशों को
वेपन्स प्रोवाइड करने में। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। जब यूएसएसआर टूटा तो उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अब जैसे कि मैंने बताया था, जो रामू था, रामू से 15 बच्चे उसके निकले। अब ये पहली बार दुनिया देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड, ठीक है, ये पहली बार दुनिया देख रहे हैं। अब ये इनको कई शौक लगे, कई चीज़ें हुई, और अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी रेज होगा कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये वो है, सारी चीज़ें। वही हम बात करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स इन फॉर्मर यूएसएसआर एरियाज। तो पहला इसमें पॉइंट है, सम रीजन वांटेड टू ब्रेक अवे। तो कुछ रीज़न थे जो अलग होना चाहते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए जो चेचन्या था, ये एक रशिया में पार्ट है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चेचन्या आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का, ये पूरा रशिया है। ये रशिया के अंदर ही पड़ता है चेचन्या, ये देखिए रशिया है, ठीक है। रशिया चेचन्या रशिया के अंदर ही पड़ता है। सॉरी, ये क्या हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। अब क्या देखते, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो रशिया, जो चेचन्या था वो भी इंडिपेंडेंस चाहता था, लेकिन जो मॉस्को था उसने चेचन्यन रेबल्स को दबा दिया, और इस रेबल को ख़त्म करने में कई ह्यूमन राइट वायलेशन भी हुए। मतलब काफ़ी अनिकताएँ हुई, अनैतिकताएँ हुई जो कि इन रेबल्स को दबाने के लिए हुई। लेकिन उसके बाद अभी भी चेचन्या इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो रशिया के अंदर ही है। और उसके जो अभी करंट लीडर हैं वो प्रो रशियन है। यूक्रेन और जॉर्जिया में भी टेंशन हुई आपस में, बॉर्डर की वजह से और इथनिक प्रॉब्लम्स, मतलब कल्चरल और इथनिक प्रॉब्लम्स की वजह से। सेंट्रल एशिया, जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब थे, उनमें भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। जो तजाकिस्तान में, उसमें सिविल वॉर 10 साल तक चली, 2001 तक चली सिविल वॉर। अज़रबैजान और आर्मीनिया में भी लड़ाई हुई। अज़रबैजान में कुछ एरिया थे जिसमें लोकल आर्मीनियन लोग थे, तो वो आर्मीनियन से जाके मिलना चाहते थे, तो इसमें भी लड़ाई हुई। और भी कुछ झगड़े हुए और रेबल्स को दबाया गया, काफ़ी चीज़ें हुई। जैसे कि यूगोस्लाविया में हुआ, काफ़ी जगह हुआ कि जब वो आपस में टूटना चाहे तो उनके बीच में काफ़ी झड़प हुई और रेबल्स को दबाया गया। एक कंट्री थी, ये भी टूटी, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, चेकोस्लोवाकिया। ये 2 कंट्री में टूटी, लेकिन इसमें कोई क्या कहते हैं, कोई टेंशन नहीं हुई। ये लोग पीसफुली 2 कंट्री में टूट गए, चेक रिपब्लिक में और स्लोवाकिया में। तो ये भी कंट्रीज डिवाइड हुई। अब एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मैनी स्मॉल वायलेंस हैपेंड। हाँ, मतलब इस तरह छोटे छोटे हर देश में, क्योंकि अभी नए नए आज़ाद हुए, इनको कुछ पता नहीं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कमज़ोर है, तो इस वजह से इनमें काफ़ी वायलेंस हुआ। क्या कहते हैं, रिवर्स को लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके। अब एक और पॉइंट है, सेंट्रल एशिया बिकम हब ऑफ कंपटीशन। अब सेंट्रल एशिया में क्या हुआ, सेंट्रल एशिया में पाया गया हाइड्रोकार्बन्स के रिसोर्सेस, ठीक है। अब जहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स और ऑयल्स के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वहाँ पर यूएस, रशिया और चाइना जैसे देशों का नज़र अपने आप पड़ जाती है। तो यहाँ पर भी कंपटीशन होने लगा कि कौन इनके ऑयल रिसोर्सेज पे
एक तरह इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो रशिया चाहता था कि वो उनके देश के पास है, तो उसका इन्फ्लुएंस रहे इन देशों पे। यूएस भी चाहता था कि वो इनके हाइड्रोकार्बन्स पे कुछ इन्फ्लुएंस दिखा सके। चाइना तो चाहता ही है जहाँ पर ऑयल दिखता है चाइना वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर बिजनेस करना शुरू कर देता है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। यूएसएसआर के टूटने के बाद ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई। एक ये क्या कहते हैं कार्टून मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड सिंह? इट इफ़ यू सक्सीड यू आर सेलिब्रेटेड एज नेशनलिस्ट हीरो एंड इफ़ यू फेल एज कंसिडर्ड क्राइम्स ऑफ सफनेस। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप एक रिबेल करते हैं और आप सक्सेसफुल हुए तो आप नेशनलिस्ट कहलाए जाएंगे। ठीक है, नेशनलिस्ट कहलाए जाएंगे। और अगर आपको आपका रिबेल दबा दिया गया तो आप देशद्रोही या ट्रेटर कहलाए जाएंगे। क्योंकि एट लास्ट हिस्ट्री तो वही लिखेगा जो जीता रहेगा। तो अगर जो रिबेल कर रहा है वो जीतेगा तो वो अपने हिसाब से बताएगा कि मैं, वो हिस्ट्री लिखेगा कि मैं एक काफ़ी नेशनलिस्ट था, इस वजह से चीज़ें मैंने करी और ये इसका फ़ायदा है। अगर वो हार गया रिबेल में तो जो जिसने रेबल दबाया है वो बताएगा कि ये ट्रेटर्स थे, इन्होंने कब्जा आने की कोशिश करी देश पे और हमने इनको दबा दिया। अब इसके बाद आता है इंडिया एंड रसिया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यूएसएसआर के टूटने के बाद भी इंडिया और रशिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा। आपको पता होगा कि 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी जिसमें बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था, तो यूएसएसआर ने काफ़ी मदद करी थी इंडिया की। जब यूएस आर्मी अपनी अपनी नेवी भेज दिया था तो यूएसएसआर ने भी अपनी नेवी भेजी थी ताकि इंडिया अपने को डिफेंड कर पाए। तो उस समय भी उनके रिलेशनशिप अच्छे थे और यूएसएसआर के टूटने के बाद भी इंडिया के और रशिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे। रशिया ने इंडिया को काफ़ी हेल्प करी डिफेंस में, वेपन्स और मिलिट्री प्रोवाइड करके। स्पेस प्रोग्राम्स में रशिया ने काफ़ी हेल्प करी, क्रायोजेनिक इंजन्स और काफ़ी चीज़ें उनको प्रोवाइड करके। एनर्जी डील्स में काफ़ी इंडिया की मदद करी, जैसे कि सब्सिडाइज पेट्रोल देके, गैस ऑयल सस्ते दामों पर देके। और रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया कश्मीर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जब 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 कश्मीर का मुद्दा उठा था रशिया ने इंडिया के तरफ सपोर्ट किया। ये टाइमलाइन है जो मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। बेसिकली ये वही टाइमलाइन है कि कैसे कब यूएसएसआर का टूटना शुरू हुआ, तो जब मिखाइल गोर्बाचेव आए और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे ये यूएसएसआर टूटा। ठीक है, अब एक ये सिंपल सा मैप है जो कि एक ये ऐसे कह सकते हैं कि एक आपको थोड़ा समझने के लिए या एक दिमाग में रखने के लिए बनाया गया है, जो आप मतलब आगे कभी दिमाग में रह सकता है कि एक क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए और क्या क्या चीज़ें हुई उनसे। तो यूएसएसआर था जो सोवियत यूनियन, उसमें काफ़ी चीज़ें आई, दिक्कतें आई, पॉलिटिकल कंट्रोल वन पार्टी सिस्टम की वजह से, इकोनॉमिक फेलियर, वहाँ पर स्टेट ओन्ड था सारी चीज़ें, उसकी वजह से नेशनल मूवमेंट, लोगों में देश भावना की जो चीज़ें जगी और उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए, तो एक ये दिक्कत आई। अब 1991 में यूएसएसआर टूट गया, फिर उससे 15 नए देश निकले। 15 नए देश में फिर उनको अचानक से एक शॉक लगा, क्योंकि उनको अचानक से कम्युनिज्म में से कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होना पड़ा और काफ़ी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ी, तो उनको शॉक लगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ थी, वो जिनके पास पैसा था उन्होंने सस्ते दामों पे ख़रीद लिया और कुछ लोग एकदम अमीर बन गए और काफ़ी लोग वहाँ पर गरीब रह गए, क्योंकि कुछ लोग जो काफ़ी लोग थे वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ही लड़ रहे थे। फ्री मार्केट हो गया का बाहर की कंपनियां अंदर आने लगी,
लेकिन उसके एक प्राइस राइज भी हुआ, क्योंकि उस समय हालत ख़राब थी तो प्राइस राइज भी हुआ, और एट लास्ट इंडिया और रशिया फ्रेंड्स रहे। ये था द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। इस तरह मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँगा पॉलिटिकल साइंस के, एक वन बाय वन। तो मैं अपने चैनल पे सारी चीज़ें डालता रहूँगा, तो आप सपोर्ट करें इस चैनल को और फॉलो करते रहे इस चैनल को। थैंक यू।